हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आशा है कि आप जहाँ भी होंगे आज अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं हमारे इस YouTube के CMC कैरियर चैनल में मैं पहली बार आ रहा हूँ और हमारे इस चैनल पे आने का प्रयोजन ये है कि बहुत सारे लोग SSC की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अधूरी जानकारी के कारण या तो कई बार होता है कि वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं या उन्हें बहुत समय लगता है। हालांकि आप मुझे नहीं जान रहे होंगे, लेकिन आज मैं SSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वर्तमान में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ और 2021 की वार्षिक परीक्षा CGL की वार्षिक परीक्षा में मुझे पूरे देश में 11वां स्थान मिला था, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ जानकारियाँ साझा करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार SSC क्या है, आप इसकी तैयारी कैसे करें। जब मैंने तैयारी शुरू की तो मेरे रास्ते में क्या बाधाएं आई, मैंने किस तरह से तैयारी की, इन सब के बारे में आज हम विस्तार रूप में एक चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं SSC के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं ताकि आपको SSC की तैयारी करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। आगे आने वाले कि फॉर्म कैसे भरा जाए, SSC होता क्या है, इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं होती है, इसमें जो परीक्षाएं हैं वो कितने चरणों में ली जाती हैं, तो एक एक करके हम इस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम विस्तार रूप से इस पर चर्चा करते हैं और स्क्रीन को देखेंगे ताकि मैं आगे आपको बताता जाऊं कि SSC है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको हमारे बोर्ड पे एक लोगो दिख रहा होगा SSC का। आप सभी इससे परिचित ही होंगे कि SSC का मतलब क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको अनेकों डिपार्टमेंट में कई तरह के जॉब करने के अवसर मिलते हैं, जो कि हर वर्ष के उपरांत लगातार आपको वैकेंसियां देखने को मिलती है इसमें। तो अब हम इस पर यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से पद होते हैं, तो इस पर हम विस्तारित रूप से पहले हम SSC के CGL पद पर चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अगर हम SSC CGL की बात करें तो हमारे SSC CGL में अनेकों पोस्ट होते हैं, लगभग 50 से अधिक पद होते हैं, जिनमें जो सबसे चर्चित पद है यानी कि अधिक से अधिक जो लेवल का पद होता है, लेवल जो होते हैं हमारे SSC CGL में, वो लेवल 4, 5, 6, 7 और 8 लेवल तक के जॉब हमें मिलते हैं। बेसिकली लेवल 8 में हमें 2 जॉब देखने को मिलती है। पहला होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये ग्रुप B गैजेटेड पोस्ट होते हैं, जिनके लिए आपकी एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। दूसरा जो पद है वो है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये भी आपका ग्रुप B गैजेटेड पोस्ट होता है। इसके लिए भी आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 30 होनी चाहिए। केवल CGL में यही 2 पद हैं जो कि आपके ग्रुप B गैजेटेड होते हैं। इसके अलावा जितने भी पद होंगे या तो वो ग्रुप B से रिलेटेड होंगे या ग्रुप C से रिलेटेड होंगे। तो अब हम बात करेंगे लेवल 7 की ग्रुप B को पोस्ट कौन कौन से होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा CGL में चर्चित पद होते हैं। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये आपके CSS यानी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंतर्गत आते हैं। ये ग्रुप B के पद होते हैं जिनके लिए उम्र सीमा आपकी 20 से 30 साल होनी चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ अनेकों पद देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये जितने भी पद आपको देखने को मिल रहे हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी ग्रुप बी के पोस्ट होते हैं। और इनमें जो आपको नियुक्तियां मिलती हैं वो आपको दिल्ली में मिलती हैं, केवल और केवल दिल्ली में। और इनके लिए आपको उम्र सीमाएं यहाँ पर दिख रही होंगी। आप जिस भी उम्र सीमा में आते हैं आप उस हिसाब से अपने पद का चयन कर सकते हैं। हालांकि आपको पहले इस परीक्षा को पास करना होगा। अगर आप परीक्षा पास करके अच्छे रैंक लाते हैं तो आप इनमें से किसी पद को चयन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चित पदों में देखा जाए तो एक इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है। हालांकि ये ग्रुप C के पोस्ट होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये ग्रुप C ना होकर के ग्रुप B के पोस्ट है।
क्योंकि इनकी सैलरी जो होती है वो लमसम ग्रुप बी के समान होती है, जितनी भी इसमें फैसिलिटीज मिलती है वो आपको ग्रुप बी के समान मिलती है। इनकी उम्र सीमा भी जो होती है वो 18 से 30 साल होती है। आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन से पद होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, जिसमें कि मैं वर्तमान में चयनित हूँ। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स 2020 सीजीएल के तहत चयनित हुआ था। आगे आप देख पा रहे होंगे इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे हम सीबीआई कहते हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत एक पोस्ट आती है, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सभी ग्रुप बी के पोस्ट हैं, इनकी उम्र सीमाएं इतनी हैं। ये सभी आपके लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, जिनकी बेसिक सैलरी 44,900 होती है। यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 44,900, और इसके साथ आपको अनेकों वेतन भत्ते दिए जाते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस साथ में मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो ये जो चर्चित पोस्ट है इनकी सैलरी लगभग आपको 70 से 75 हज़ार के आसपास देखने को मिलती है। आगे इसी तरह से हम पोस्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लेवल 6 में ये सभी पोस्ट आती हैं जो कि ग्रुप बी के अंतर्गत है, लेकिन हालांकि इनकी बेसिक सैलरी थोड़ी सी कम होती है, इनके लिए ये उम्र सीमाएं लागू होती है। आगे हम देखते हैं लेवल 5 की जॉब्स। इसमें आप ऑडिटर कैग के अंतर्गत बन सकते हैं। ये सभी ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं, जिनके लिए उम्र सीमाएं 18 से 27 साल हैं। तो इस तरह से अनेकों पोस्ट हैं जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं लेवल 4, जिसमें ये सभी पोस्ट आते हैं। हालांकि ये जो पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये पहले एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम के अंतर्गत आते थे, लेकिन वर्तमान में 2022 सीजीएल के बाद से इन्हें सीजीएल में सम्मिलित कर दिया गया, जिनके लिए उम्र सीमा 18 से 27 साल है। और ये सभी पोस्ट आपको ग्रुप सी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब हमने लगभग सारी पोस्ट के बारे में बात कर ली है। अब हम देखते हैं कि जो एज लिमिट होते हैं क्या उसको कहाँ से काउंट किया जाता है। आप अपनी उम्र सीमा कैसे पता कर सकते हैं कि हम इस पद के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो आपकी जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो अधिकतर पदों के लिए 18 से 27 साल है, कुछ पदों के लिए 20 से 30 साल है, और कुछ पोस्ट के लिए आपका 18 से 30 साल है। लेकिन ये जो उम्र सीमा काउंट होती है वो आपके अगस्त महीने से काउंट होती है। यानी कि अगर अभी हम वर्तमान में बात करें, अगर इस वर्ष 2024 में जो वैकेंसी आएगी, तो अगर 1 अगस्त 2023, अगर 1 अगस्त 2023 को कट ऑफ डेट रखा जा रहा है, तो इस डेट से पहले आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 27 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप इस किसी भी पद में चयनित होना चाहते हैं, अगर आप 20 से 30 उम्र सीमा वाले पद में चयनित होना चाहते हैं तो 1 अगस्त से पहले आपकी उम्र जो है वो 30 से कम होनी चाहिए। अगर आप 18 से 30 वाले में होना चाहते हैं तो आपकी 30 से कम होनी चाहिए। हालांकि अगर आप किसी प्रिविलेज क्लास में आते हैं, जैसे कि अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप OBC से अप्लाई करते हैं तो आपको 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिलती है। इसी तरह से अन्य जो कैटेगरियां हैं उनमें लमसम क्रमशः इस तरह से आपको छूट देखने को मिलती है। तो ये थी उम्र सीमाएं कि आप किस पद के लिए किस तरह से चयनित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि
एक पद होता है आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एक होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर। अब हम देखते हैं कि हम तो पोस्ट के बारे में लमसम बात कर चुके हैं, उनकी उम्र सीमाओं के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि किन पदों के लिए हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर आप सीजीएल के अंतर्गत जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी सीजीएल अप्लाई करेंगे तो उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन पास की होती है। इसके साथ साथ आपके 12th में जो मार्क्स हैं वो कम से कम एक सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए और 60% मार्क्स के साथ आप उसमें पास हुए होने चाहिए। या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के दौरान आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए। अगर आप इन सारी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद पर चयनित हो सकते हैं। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट, ग्रेजुएशन के साथ साथ स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन के 3 वर्षों के दौरान। आगे हम देखते हैं इसी तरह से और भी पोस्ट हैं, जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। इसकी क्वालिफिकेशंस आप देख पा रहे होंगे कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपकी ह्यूमन राइट्स में डिग्री लॉ की होनी चाहिए। इनके अलावा, ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास कुछ ह्यूमन राइट से रिलेटेड आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए ताकि आप इस पोस्ट पर चयनित हो सके। हालांकि ये पोस्ट लोग उतने ऑप्ट करते नहीं हैं, क्योंकि जो सीजीएल है वो ज़्यादातर लेवल 7 के पोस्ट के लिए ही ज़्यादा फेमस है, या फिर गैजेटेड पोस्ट जिनके बारे में हमने बात की, 2 गैजेटेड पोस्ट, अकाउंटेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट सेक्शन ऑफिसर। अब हम देखते हैं कि अदर जो पोस्ट हैं, यानी ग्रुप बी गैजेटेड को छोड़कर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को छोड़कर जो अदर पोस्ट होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, उनके लिए केवल आपको बैचलर डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन में। यानी अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, कितने भी मार्क्स आपके हों, वो मैटर नहीं करता, आप किसी भी पद पर चयनित हो सकते हैं। बस आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की डेट होनी चाहिए वो फॉर्म में दिए हुए कट ऑफ डेट से पहले होनी चाहिए। अब ये जो कट ऑफ डेट होती है ये आपको फॉर्म में मेंशन किया हुआ रहता है पहले से ऑलरेडी। जैसे अगर कोई फॉर्म 1 जनवरी को आ रही है और उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी को है, तो आपका ग्रेजुएशन 31 जनवरी तक कंप्लीट हुआ होना चाहिए। अगर आपका एक दिन भी लैप्स हो रहा है तो आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अब हमने लगभग एसएससी के बारे में बात की, एसएससी सीजीएल के कई पदों के बारे में बात की, उम्र सीमा के बारे में बात की, उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सेंटर कहाँ पर चुनने का मौका आपको मिलता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सेंटर तो ऐसे अनेकों मिलते हैं। ज़्यादातर सेंटर जो एसएससी के होते हैं वो आपके स्टेट के जो कैपिटल है वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। कोई बड़े शहर हैं, लगभग हर राज्य में 2 से 4 सेंटर आपको देखने को मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर आपको ट्रैवल करके एग्ज़ाम देने जाना नहीं पड़ता। तो ये एसएससी का एक बेनिफिट आपको मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं कि एसएससी में आखिर एग्जाम किस पैटर्न पे होते हैं, कितने चरणों में होते हैं और हमें किस तरह से उनकी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भाई इसमें टोटल एग्जाम कितने चरणों में होते हैं। तो लगभग जो एसएससी के एग्जाम होते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम आपको 2 चरण में देखने को मिलेंगे। पहला चरण होता है टियर 1, दूसरा चरण होता है टियर 2। अभी वर्तमान में एसएससी के जितने भी चरण होते हैं एग्जाम के, वो लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ही चरण होते हैं। 2022 से पहले एक प्रचलन था कि जो एग्जाम्स होते थे वो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ही होते थे, टियर 1 और टियर 2, लेकिन उनके साथ क्या होता था कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी साथ में लिया जाता था। लेकिन 2022 के सीजीएल से वर्तमान में अभी इसको हटा दिया गया है। केवल आपको 2 टियर के एग्जाम देने हैं, टियर 1 और टियर 2। उसके बाद
अब हम बात करते हैं कि क्या है टीयर 1 और क्या है टीयर 2। तो अगर हम यहाँ पर अभी तो विस्तृत रूप से सीजीएल की ही चर्चा कर रहे हैं, तो हम सीजीएल के टीयर 1 और टीयर 2 की मोस्टली मेन बात को लेकर चलेंगे। टीयर 1 जो है सीजीएल का होता है वो आपके 4 सेक्शंस में होते हैं। पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम लोग की शॉर्ट में रीजनिंग ही बोलते हैं। दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। देख पा रहे होंगे आप कि हर सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, यानी सारे सेक्शन 50 मार्क्स के होते हैं, जिनके लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। और अगर आप किसी तरह से कोई कैंडिडेट होते हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं या हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उन्हें 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जो कि आपको इस पैरा में देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी बार फॉर्म फिल करते हैं तो आप एक बार उसके नोटिफिकेशन से अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप पढ़ ले पूरी तरह से अच्छे से, ताकि आपको ये सारे पैरा के मतलब भी पता चल जाए कि आखिरकार इस पैरा में किनको क्या छूट मिल रही है। अब हम देखते हैं कि टीयर 1 के एग्जाम जो होते हैं वो 50 मार्क्स के तो देखने को मिलते हैं, 50 मार्क्स से सारे सेक्शन होते हैं, यानी 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू। जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं। हालांकि इस बार से हमारे जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो एसएससी ये कोशिश कर रही है कि नहीं, हम सभी भाषाओं में क्वेश्चंस को वहाँ पर एग्जाम में प्रस्तुत करें। नेगेटिव मार्किंग अगर आप देखें तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 0.50 यानी कि आधा मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके आधे मार्क्स कट जाते हैं। अगर हम टीयर 1 की बात और करें तो टीयर 1 क्या है कि अभी के समय में ये क्वालिफाइंग हो गया है। क्वालिफाइंग का मतलब बहुत लोग को नहीं समझ में आता हो या बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं आखिरकार क्वालिफाइंग मार्क्स होता क्या है। तो 2022 से ये था कि जब आप टीयर 1 देते थे तो उस समय ये 200 मार्क्स आपके पेपर में ऐड होते थे, जो कि आपको मेरिट बनाने में हेल्प करते थे। लेकिन जब से ये क्वालिफाइंग हो गया तो ये मार्क्स अब आपके पेपर में ऐड नहीं होते हैं, ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। अगर मेरा कट ऑफ एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं कि कट ऑफ अभी मेरा 140 के अराउंड जा रहा है, ऐसे तो इस बार की अगर कट ऑफ देखें तो जनरल की 150 के अराउंड थी और ओबीसी की 148 के अराउंड थी। तो अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो आपको इस कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। आप कट ऑफ मार्क्स से हाफ मार्क्स ज़्यादा लाएं, 1 मार्क्स ज़्यादा लाएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप उसको केवल आपको उसको क्वालिफाई करना है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे आपको फिर टीयर 2 देने का मौका मिलता है, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यहीं पर से आपके एग्ज़ाम का मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। अगर अब हम टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 को हम विस्तृत रूप से, तो आइए फ्रेंड्स अब हम टीयर 2 के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, क्योंकि इसे समझना ही महत्वपूर्ण है अगर हमें सीजीएल को क्वालिफाई करना है या एसएससी सीएचएसएल को क्वालिफाई करना है। क्योंकि वर्तमान समय में आपके जो मेरिट बनते हैं वो टीयर 2 के आधार पर ही बनते हैं। तो टीयर 2 को आज हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये टीयर 2 होता क्या है, कितने सेक्शंस में इसके एग्जाम होते हैं, किस तरह से हमें एग्जाम देना चाहिए। तो टीयर 2 की अगर हम बात करें तो पहले क्या था कि एसएससी में 2022 से पहले टीयर 2 एग्जाम 2 घंटे के 2 सेक्शन में होते थे। एक एग्जाम आपका मैथ्स होता था, दूसरा एग्जाम आपका इंग्लिश होता था। लेकिन 2022 से ये एग्जाम केवल 2 घंटे 30 मिनट का कर दिया गया। साथ ही में जो इसमें एग्जाम होने लगे वो बैंकिंग के तर्ज पे थोड़े से होने लगे। क्योंकि पहले क्या था कि जब आप एग्जाम देते थे तो 2 घंटे का मैथ्स जो एग्जाम होता था तो 2 घंटे में लगातार आपको 100 क्वेश्चन बनाने होते थे। लेकिन अभी क्या है कि हर सेक्शन में आपको एग्जाम देने, इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले 1 घंटे, आपको यहाँ समय दिख रहा होगा कि यहाँ सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के भी टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यानी कुल मिलाकर आपको 60 क्वेश्चन बनाने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 180 नंबर टोटल आपको मिलेंगे इसे सॉल्व करने पर।
अगर हम बात करें, अगर आप इस सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप 1 घंटे के दौरान सेक्शन 2 में नहीं जा सकते। यानी अगर आप 1 घंटे के अंदर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपको 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। तब 1 घंटे कंप्लीट होने के बाद आपको सेक्शन 2 देने का मौका मिलेगा, जिसमें आपसे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश के सामान्यतः 45 प्रश्न और रीजनिंग के जीएस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा। यानी 1 घंटे सेक्शन 1 में, 1 घंटे आपको सेक्शन 2 में, यानी कि 2 घंटे हो गए इन दोनों सेक्शंस के लिए। हाँ, अगर आप प्रिविलेज क्लास में हैं, जो कि हमने पहले भी बात की थी टीयर 1 के एग्जाम के दौरान, तो इसमें आपको 1 घंटे 20 मिनट मिलेंगे। आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या इस सेक्शन में हमको देना पड़ेगा एग्जाम के दौरान। तो अगर आप यहां देख पा रहे होंगे, आगे हम देखते हैं, इन 2 सेक्शंस को कंप्लीट करने के बाद आपको सेक्शन 3 देने का मौका मिलेगा। सेक्शन 3 में आपको कंप्यूटर के सामान्यतः 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि 2 सेक्शंस जो होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इनके मार्क्स मेरिट बनाने में हमें हेल्प करते हैं, लेकिन सेक्शन 3 के जो मार्क्स होते हैं ये बिल्कुल क्वालिफाइंग होते हैं। जिस तरह से हमने टीयर 1 की बात की उसी तरह से, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए लमसम 30% मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 30%, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 25%, और अगर आप एसटी/एससी कैटेगरी के हैं तो भी आपको लमसम 25% मार्क्स लाने होंगे। अर्थात 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 नंबर के होते हैं, यानी 60 नंबर के, जिसमें से आपको कम से कम ये मानकर चले कि आपको 18 नंबर लाने हैं। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, आपको आगे किसी भी प्रोसेस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमने बात की पहले 1 घंटे सेक्शन 1, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर अगले 1 घंटे सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश और जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उसके जस्ट बाद ही 15 मिनट के आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे। इतना होने के बाद आपका एक 15 मिनट का और टेस्ट होता है, जिसे हम लोग डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी सामान्य भाषा में टाइपिंग टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट में आपको 2000 की, यानी लमसम अगर हम वर्ड्स में बात करें तो 400 वर्ड्स टाइप करने होंगे। हालांकि इसे भी पास करने के कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना है तो ये मानकर चले कि आपकी जो गलतियां हैं वो 7% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि जनरल वालों के लिए ये परसेंटेज अलग होता है, ओबीसी वालों के लिए अलग होता है, लेकिन हम एक मोटा मोटी अगर बात करें तो 7% से आपको ज़्यादा एरर नहीं करना है, वरना यहाँ भी वही बात आ जाएगी कि अगर आपने यहाँ क्वालिफाई कर भी लिया इन सारे सेक्शंस को और अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सारी मेहनत बेकार है, आप आगे किसी भी तरह से कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आपका सफ़र वहीं पर समाप्त हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम बात कर रहे थे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रेड 2 की, अगर आप उसके एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको अलग से एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना होगा, जो कि इतने सेक्शंस में होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। आगे है आपका पेपर 3 जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। हालांकि ये सबके लिए जरूरी, ये जो 2 पेपर होते हैं ये सभी लोगों के लिए जरूरी नहीं होते। ये पेपर जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद पर चयनित हुए उनके लिए जरूरी है, और ये जो पेपर है, ये पेपर जो हमने बात की AAO शॉर्ट में, अकाउंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट होते हैं, ये उनके लिए जरूरी होती है। तो सभी के लिए ये जरूरी नहीं है, सभी के लिए यहाँ तक जरूरी है जो हमने बात की थी। तो हालांकि अब मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम पैटर्न भी समझ में आया होगा। एसएससी के जो एग्जाम पैटर्न है, चाहे वो आप किसी भी
एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कि MTS हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, या फर्दर जो भी SSC के फॉर्म्स आते हैं, लगभग सब में क्वेश्चंस पूछने के जो तरीके होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। टीयर जो होते हैं वो लमसम अभी वर्तमान समय में 2 ही टीयर पूछे जा रहे हैं। आगे जब भी वैसे नोटिफिकेशंस आएंगे तो हम उनके बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपको अभी तक जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे हम देखते हैं और विस्तृत रूप से कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या होता है ये एग्जाम आखिरकार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसके बारे में हमने लमसम बात कर ली कि सेक्शन 1 क्या होता है, सेक्शन 2 क्या होता है, सेक्शन 3 क्या है, किस तरह से एग्जाम देना है हमें, टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि हमने बात की थी, 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको 2000 की डिप्रेशन, आपको वहां पर 2000 की टाइप करने होते हैं। आगे अगर देखें तो अगर कोई कैंडिडेट PWBD से बिलोंग करते हैं तो उन्हें टाइपिंग टेस्ट में छूट दी जाती है, उनके लिए टाइपिंग टेस्ट देना जरूरी नहीं है। और अगर किन्हीं के लिए, अगर किसी पद के लिए टाइपिंग टेस्ट देना भी है तो उन्हें 5 मिनट का एक्स्ट्रा कंपनसेटरी टाइम दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के सिलेबस की। हमने टीयर 1 को समझा, टीयर 2 को समझा, सारे पोस्ट के बारे में हमने समझ लिया मोटा मोटी एक। अब हम एक सिलेबस को समझते हैं कि आखिरकार हमें इसमें पढ़ना क्या है, किस तरह से तैयारी करनी है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो टीयर 1 के सिलेबस होते हैं, जैसे कि हमें रीजनिंग, तो रीजनिंग में हमें बेसिकली क्या पढ़ना होता है, तो आप ब्लड एंड रिलेशंस पढ़ते हैं, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, एनालॉजी पढ़ना होता है। ऐसे तो बहुत सारे आपके सिलेबस में इसमें दिए हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर आप एक रीजनिंग की तैयारी करते हैं, कहीं भी आप तैयारी करें, अपने घर में करें, किसी कोचिंग संस्थान में करें, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो रीजनिंग को आप 3 से 4 महीने में अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप एक बार रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कई बार आपको इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, केवल जरूरत होती है रिविजन्स की। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में GS कहते हैं, GS के भी दायरे तो ऐसे काफ़ी बड़े हैं जिसे आप कवर नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारे टीयर 1 में रीजनिंग, GS, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम लोग मैथ्स कहते हैं, इन सारे सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका सिलेबस यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इससे देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानना है तो आप इसके नोटिफिकेशंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम टीयर 1 टीयर 2 को तो समझ चुके हैं, अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं विस्तृत रूप से कि किस तरह से हमें रीजनिंग को पढ़ना है, किस तरह से हमें मैथ्स को पढ़ना है, किस तरह से हमें इंग्लिश को पढ़ना है और किस तरह से हमें GS को पढ़ना है। जैसे अभी मैंने बात की कि अगर हम रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। यानी अगर दिल से अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप उसे 3 से 4 महीने के समय के दौरान कंप्लीट कर सकते हैं। 3 से 4 महीने में आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कई बार क्या होता है कि आपको उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आपको उसके क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन क्या है कि इंग्लिश सेक्शन में आपको, हालांकि अधिकतर स्टूडेंट्स को इंग्लिश और GS, अगर कोई स्टेट एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें इंग्लिश और GS में खासा परेशानी होती है, विशेषकर इंग्लिश में। तो वो इंग्लिश को पढ़ने के लिए एक तरीका अपना सकते हैं जो हमने अपनाया था। एक्चुअली आप कभी भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप पहले तो इंग्लिश को बेसिक से समझने का प्रयास करें। आप छोटे छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उनमें जो कहानियाँ होती हैं उन्हें समझने का प्रयास करें। साथ में अगर आपके दोस्त हैं, आप एक ग्रुप बना सकते हैं
उस ग्रुप में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई भी बोरिंग जो टॉपिक होता है, जो कि आपको बोरिंग लगता है, आप उसे ग्रुपिंग में पढ़ के इस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और सीख सकते हैं कि आगे जाकर वो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। अगर हम बात करें इसी तरह से मैथ सेक्शन की, तो मैथ सेक्शन तो काफ़ी बड़ा है। हालांकि कई जगह अगर आप संस्थान में जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आपका पूरा सिलेबस 5 से 6 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप खुद भी तैयारी करेंगे या हमसे अगर ऑनेस्टली पूछें तो हम यही कहेंगे कि नहीं, आप 5 से 6 महीने में मैथ्स को अच्छे से कंप्लीट कर ही नहीं सकते। आपको अगर उसे अच्छे से कंप्लीट करना है तो खुद अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो बहुत करने पर आप 8 से 9 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि मैथ्स कंप्लीट कर लेना सिलेबस ही काफ़ी नहीं होता है। इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आवश्यकता सबसे ज़्यादा अगर एसएससी के एग्जाम में पूछी जाए तो वो होती है रिविजन्स की। अगर आप रिवीजन लगातार करते हैं तो जरूर है कि आप एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन केवल आप सिलेबस पढ़ लेते हैं, आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको आगे चलकर काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो अगर आप आप मैथमेटिक्स के अगर आप सिलेबस को देखें तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में बेसिकली आपको क्या पढ़ना होता है, तो जो हम लोग 10th लेवल तक के क्लास तक में जो हम पढ़ते हैं, अधिकतर सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो वहीं से आते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सर्कल, पॉलीगॉन्स, ये सारे चैप्टर आपने कभी ना कभी 7-8 क्लास में 10 क्लास के दौरान पढ़ा है, बशर्ते आपने क्या नहीं किया, आपने उनको रिवीजन नहीं किया। तो ये चीज आपका पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आप अभी पढ़कर उसको रिवीजन करते हैं तो आप आराम से इस सेक्शन को, यानी कि जो मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जीएस। तो जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो आप कितना भी पढ़ ले, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं 25 क्वेश्चन में जीएस के 25 क्वेश्चन सही करके आऊंगा, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। आप सभी को पता है जीएस में प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे ये कोई नहीं जानता, जबकि इसके विपरीत रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। यानी एक बार अगर आप उनके सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी संभावनाएं जो होती हैं वो सभी प्रश्नों को हल करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग केवल एक बार अच्छे से पैटर्न को समझ लें। आप तैयारी करने से पहले ये समझ लें, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी ये समझ लें कि हमें सबसे पहले चारों टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, उन सब के सिलेबस को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और सबसे जरूरी बात कि हमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिवाइज करना है। अगर आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप भी एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टीयर 2। तो टीयर 2 के जो एग्जाम्स होते हैं वो टीयर 1 के बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं, बस जो प्रश्नों का स्तर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जिस तरह से आप टीयर 1 में एग्जाम देते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही टीयर 2 में भी प्रश्न को पूछा जाता है। मैथ्स के प्रश्न वही से आते हैं जो कि टीयर 1 में पूछे गए थे। तो आगे हम लोग ये समझ लेते हैं कि टीयर 1, टीयर 2 तो हमारा क्लियर हो गया, किस तरह से हमें पढ़ना है ये समझ में आ रही है बातें। इतना करने के बाद कई पद ऐसे भी हैं सीजीएल में जिनको क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। तो हम समझते हैं कि भाई वो फिजिकल क्वालिफिकेशंस क्या हैं और कैसे हमें उन्हें पास करना है।
ये सिलेबस एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, नोटिफिकेशंस में जा करके आपको इन सब की जानकारी विस्तृत रूप से वहाँ पर मिल जाएगी। तो हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे हम केवल ये देखते हैं कि फॉर्म जब भरते हैं हम एसएससी की, तो क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, किन गलतियों से हमें बचना है, उसे एक बार समझ लेते हैं। तो इससे पहले एक बात हम ये कर रहे थे कि अगर हमें टीयर 1 को पास करना है तो देखिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने होंगे। टीयर 1 में जैसे कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स कम से कम 30% एग्जाम में आने ही चाहिए। ओबीसी हैं तो आपके मार्क्स कम से कम इतने % आने चाहिए, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपके 20% मार्क्स होने चाहिए। उसी तरह से अगर आप टाइपिंग टेस्ट, देखिए हम टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो टाइपिंग टेस्ट का जो मिनिमम मैक्सिमम एरर है वो 20% यूआर का, ओबीसी का 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 30% है। हालांकि ये कुछ पोस्ट के लिए होते हैं, अधिकतर पोस्ट के लिए आपको मैंने जैसे बताया कि 7% से कोशिश कीजिए कि ज़्यादा एरर नहीं करना है। अब अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, बेहतर है अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर एग्ज़ाम में सेम आ जाते हैं, तो भाई मेरिट लिस्ट जो होगी वो किस बेसिस पे डिसाइड होगी। तो आप देख सकते हैं अगर 2 लोग हैं जिनकी मार्क्स एक इक्वल बिल्कुल आ जाती है, तो अगर उनमें से जो कि ज़्यादा एज वाले हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यानी कि अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ पहले का है, आपसे पहले का है, तो उन्हीं को वो पद दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर सब कुछ सेम आ रहे हैं तो भाई नाम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देखे जाते हैं। अगर किन्हीं का नाम ए से शुरू हो रहा है, किन्हीं का नाम एम से शुरू हो रहा है, तो ए नाम वाले व्यक्ति को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ नए होंगे जो कि अभी एसएससी के फॉर्म को फिल करना चाह रहे होंगे, तो एसएससी के फॉर्म फिल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है या नहीं करनी है। पहली बात कि जब आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे, तो एसएससी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक ही बार होता है। यानी आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बार बार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब भी वो फॉर्म आते हैं आपको केवल वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, आपके सारे डिटेल्स उसमें आ जाते हैं। इसीलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई गलती ना हो, नहीं तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें कौन कौन से डिटेल्स सही से भरने हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको, अगर आपके पास आधार है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों के पास होती ही है, तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, अपने आधार नंबर डाल दें, उनको वेरीफाई कर ले। उसके बाद अपने नाम को सही से भरें। नाम एज इट इज आपके जैसे 10th के सर्टिफिकेट में दिए हुए हैं, कोशिश करें कि उसी के हिसाब से भरें। अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सारी जानकारियों को सही से भर ले। अपने 10th के रोल नंबर को वेरीफाई कर ले, आपने किस वर्ष 10th की परीक्षा को पास किया है वो फिल कर ले। और ये सभी जानकारियां देने के बाद आप एक बार पुनः ये सुनिश्चित कर ले कि आपने जो जानकारियां भरी हैं वो बिल्कुल सही है, तभी जा कर के आप आगे बढ़े। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जब भी कोई फॉर्म आएंगे, चाहे वो CGL के हो या CHSL के हो या MTS के हो, तो वहां पर आपसे कैटेगरी को पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। जनरल वाले हैं तो अगर जनरल कैटेगरी में अप्लाई करें, अगर आप OBC वाले हैं तो OBC कैटेगरी में अप्लाई करें। हालांकि अप्लाई करने से पहले ये भी देख ले कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उस डेट से पहले के बने होने चाहिए। इसी तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अपने एड्रेस, ये सभी जानकारियां फॉर्म भरने के दौरान देनी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे क्रूशल यहाँ पर कि जब आप फोटो वहाँ अपलोड करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपके जो फोटोज होने चाहिए वो इस फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए। जैसे कि ज़्यादा कलरफुल नहीं होने चाहिए, आप इस तरह के फ़ोटोज़ नहीं डाल सकते हैं जैसे कि आप कैजुअली अपनी फ़ोटोज़
फ़ोन में खींच लेते हैं। आपके जो फोटोज होना चाहिए वो बिल्कुल इस फॉर्मेट में होने चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो एक लाइट बैकग्राउंड में फोटो आपका होना चाहिए। अगर कोई ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एक बार ये देख लें कि आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो इस फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आपने इस फॉर्मेट में बनाया है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, आपके जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए। साथ ही साथ ये जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो कम से कम SDO लेवल के बने हुए होने चाहिए। अगर आप DM लेवल के बनवा लेते हैं तो वो और बेहतर है, लेकिन कम से कम आप अगर SSC के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके जो सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो ST/SC सर्टिफिकेट हो, चाहे OBC सर्टिफिकेट हो, चाहे EWS सर्टिफिकेट्स, कोई भी सर्टिफिकेट आपके कम से कम SDO लेवल के होने चाहिए। आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं, हमने बहुत सारे पोस्ट के बारे में बात की। हालांकि कुछ पोस्ट CGL में ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपको एग्जाम के साथ साथ उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी क्वालिफाई करना पड़ता है। वो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित होना चाहते हैं, जैसे कि मैं खुद सेंट्रल एक्साइज के पोस्ट पर चयनित हूँ इंस्पेक्टर के तौर पे, तो उसके लिए हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स इतने सेंटीमीटर होने चाहिए, चेस्ट इतने सेंटीमीटर होने चाहिए। और अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके साथ साथ आपके जो फिजिकल टेस्ट हैं वो वॉकिंग आपकी 1600 मीटर इतने मिनट में होनी चाहिए, साइकिलिंग आपके 30 मिनट में 8 किलोमीटर की होनी चाहिए। यही चीज़ अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट इतने सेंटीमीटर और वेट इतने केजीज होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के फिजिकल टेस्ट की, तो उनकी जो वॉकिंग होती है वो 1 किलोमीटर होती है 20 मिनट में, और साइकिलिंग 25 मिनट में 3 किलोमीटर की होती है। हालांकि आप इन बातों का ध्यान रखें कि अगर आप सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर इन सारे पोस्ट को फिल करते हैं तो पहले ये चीज़ सुनिश्चित कर ले कि आप इन पदों के लिए सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन सब पोस्ट के अलावा अन्य पोस्ट को चूज करें, क्योंकि अगर आप एक बार पद पर चयनित हो जाते हैं, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो फिर उसके बाद आप डिपार्टमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उनको रिलैक्सेशन दी जाती है इन सारे फिजिकल टेस्ट से। उसी तरह से अगर आप CBI में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए फिजिकल जो टेस्ट होते हैं उनके लिए हाइट इतनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेन के लिए, फीमेल के लिए इतनी होनी चाहिए। साथ में जो चेस्ट होने चाहिए वो 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन होने चाहिए। साथ ही साथ आपका विजन जो होना चाहिए वो 6/6 डिस्टेंट विजन और नियर विजन इतना होना चाहिए। अगर हम इसी तरह से NIA की बात करें तो ये हाइट क्राइटेरिया हैं। चेस्ट जो होने चाहिए वो इतने होने चाहिए, विजन ये होनी चाहिए। अगर आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जाना चाहते हैं तो आपके लिए हाइट की क्राइटेरिया ये होनी चाहिए। विजन जो होनी चाहिए वो आपकी ये होनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम SSC के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट डाउन करने वाली ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि कैंडिडेट्स को ये सलाह दिया जाता है कि आप किसी भी पोस्ट को चुनने से पहले ये देख ले कि क्या आप उस पोस्ट के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं करते। अगर आप उसे फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उस पद को चुनकर अपने सिलेक्शन ना होने का ये जो डर है इसको पैदा ना करें। आप जिस पद के
क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि हम उसी पद पर चयनित हों ताकि आपको बाद में किसी तरह का रिग्रेट ना रह जाए। तो आशा है कि आपको ये सारे जो एसएससी से रिलेटेड जानकारियाँ होंगी वो समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। और कोई भी जानकारियाँ आती है तो सबसे पहले आपको यहीं पर प्रदान की जाएगी। होप, थैंक यू ऑल, गुड बाय।